तो दोस्तों, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था एग्रीकल उसके इंडस्ट्रीज के बारे में और प्लांट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक, इसका नाम है एग्रीकल्चर। इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि वैसे तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रॉब्लम्स क्या-क्या थी एग्रीकल्चर सेक्टर में आज़ादी के समय, और अब क्या किया गया है उनका 1950 से लेके 1990 के बीच में उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया है। क्या-क्या? लैंड से रिलेटेड इशू के लिए लैंड रिफॉर्म्स, और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए एग्रीकल्चर में एचवाईवी सीड्स का यूज किया गया है। ठीक है। लैंड रिफॉर्म की बात करें अगर, तो आज़ादी के समय क्या था, जैसे ये जो खेत जोतता है टिलर्स और गवर्नमेंट, इनके बीच में होते हैं इंटरमीडिएट, जिन्हें कहते थे जमींदार या जागीरदार। ये क्या करते थे, टिलर से पैसे लेकर, या हम कहें कि रेंट लेकर, किसको देते थे, गवर्नमेंट को। ये इंटरमीडिएट्स का काम था। ठीक है। तो अब क्या हुआ, इनको कोई मतलब नहीं था कंडीशंस को इम्प्रूव करने का खेती की। इनको क्या था, इनका बस एक फिक्स, इनको अमाउंट जो है इनको मिल जाती थी। इनसे एक फिक्स अमाउंट की रखी हुई थी टिलर से, इंटरमीडिएट या जमींदारों को वो लेकर के आगे गवर्नमेंट को देनी होती थी, और इनका कमीशन होता था 12% इतना। बस इनको कोई मतलब नहीं था कि कितना ही तुम उगा रहे हो कितना नहीं, फार्मिंग कंडीशंस की इम्प्रूवमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं। तो क्या हुआ, लो प्रोडक्टिविटी थी, तो हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करने के लिए फोर्स होना पड़ा। कहाँ से, फूड का, कहाँ से, यूएसए से। कहते हैं कि यूएसए से एक बार हमने, बहुत ज़्यादा मजबूरी थी, तो हमने उनसे जब गेहूँ मंगाई थी, तो कहते हैं कि उनके जो जानवरों को देने वाली गेहूँ थी, यूएसए ने वो भेजी थी भारत के लोगों के लिए। कि इतना मतलब, इसलिए सेल्फ रिलायंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका भी ज़िंदगी में सेल्फ रिलायंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? एकदम पूरा 100% दो, जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठे हो, मोबाइल वगैरह इधर-उधर से डिस्ट्रैक्शन से बचो, क्योंकि कोई नहीं पूछेगा भाई, आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो नो वन विल आस्क यू अबाउट हाउ आर यू एंड नो, सबको यही लगेगा कि बस तुम बोझ बन गए हो। इवन योर फैमिली, वो भी आपको ऐसे ट्रीट करेगी। दोस्त तो करेंगे ही करेंगे, फैमिली भी। अभी जो आपका सपना है ना, अभी सबका सपना है, ठीक है? कि आप आईएएस ऑफिसर बनो, आप आईपीएस बनो, आईआरएस बनो, या आप आईएफएस में जाओ। लेकिन जिस दिन ये सपना अचीव नहीं हुआ, टूट गया, तो ये सपना सिर्फ आप ही का होगा। तब कहेंगे तुम्हारा ही सपना था, तुमसे पूरा नहीं हुआ। तब सब पल्ला झाड़ देंगे और कहेंगे तुमने इतने साल बर्बाद कर दिए, ये वो। इसलिए खूब जोर लगा दो अपने सपने को अचीव करने के लिए। ठीक है? और सेल्फ रिलायंस बनने के लिए। नहीं तो देखो, ये ऐसे यूएसए जैसे लोग बहुत बैठे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है? तो क्या हुआ कि आज़ादी के कुछ समय बाद कुछ स्टेप्स लिए गए। सबसे पहले क्या किया गया, ये जो इंटरमीडिएट्स वाला सिस्टम है ना, इसको खत्म कर दिया गया। इससे क्या हो गया, डीलर सब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए गवर्नमेंट के। ठीक है। और मोटिव क्या था इंटरमीडिएट्स को अबॉलिश करने का, ओनरशिप दे देनी किसको, टीलर्स को। जो खेत जोतते थे उनको ओनर बना देना था उस जमीन का। इससे क्या होगा, इम्प्रूव, वो अपनी खेती की कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे, फंडिंग, कोई पैसा लगाएंगे। ठीक है, कोई ट्यूबवेल वो खुद लगाएंगे बेचारे कहीं से करके जुगाड़। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोविजन किए थे
उनको सफिशिएंट कैपिटल प्रोवाइड करवाई जाएगी और हमारी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या किया जाएगा, इंक्रीज होगा। जिस लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग क्या होता है? फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड which could be owned by an individual purpose। लैंड का साइज फिक्स कर दिया था एक इंडिविजुअल की, आप इतनी जमीन रख सकते हो बस, इसे बोलते हैं लैंड सीलिंग। मोटिव क्या था? कुछ हाथों में ही जमीन ना रह जाए, ठीक है, मतलब कि रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन ए फ्यू हैंड्स। जैसे सपोज करो कुछ बड़े बड़े जमींदार थे, उनके पास ही हजार हजार किले, 5-5 हजार किले, 1500-1500 किले या बीघा आपके जो भी है, वो कुछ ही लोगों के पास था और इन सब से लेके क्या किया गया, आगे कई लोगों में बांट दिया गया, तो देन डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। कंसंट्रेशन क्या हो जाता, सिर्फ इन्हीं लोगों के, कुछ ही लोगों के हाथ में अगर कोई चीज रह जाती है तो इससे बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ दैट दैट थिंग, और उस कंसंट्रेशन को तोड़ देते हैं तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कह देते हैं। ठीक है, लैंड सीलिंग की, लैंड ये इट्स अ पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म। बेनिफिट क्या हुआ इंटरमीडिएट रेवेन्यू का? मैंने आपको बताया कि 200 लाख टेनेंट्स, मतलब 2 करोड़ टेनेंट्स जो है, मतलब खेत जोतने वाले, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए गवर्नमेंट के, और जमींदारों के शोषण से बच गए, एक्सप्लॉयटेशन से भी वो बच गए। अब क्या क्या, ऑनरशिप मिलने से उनको कुछ इंसेंटिव हुआ, इंसेंटिवाइज हुए वो, और आउटपुट और ग्रोथ में उन अपने आप को वो एग्रीकल्चर की झोंक देंगे। फाइनेंस की भी सुविधा गवर्नमेंट ने उनको करवाई। लेकिन इफ बट, ये रिलेटेड है किस चीज से? लैंड सीलिंग की बात करें मेनली, ये मेनली लैंड सीलिंग के इश्यूज हैं सारे। गोल क्या था लैंड सीलिंग करने का? इक्विटी। जैसे मैंने अभी बताया ना, प्लान्स का गोल इक्विटी। आप कितना ही ग्रोथ कर लो, कितना ही मॉडर्नाइजेशन कर लो, कितना ही सेल्फ रिलायंस बन लो, अगर आपने इक्विटी सबको साथ लेकर सबका विकास नहीं किया, इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं। तो लैंड सीलिंग तो इन्होंने कर दी। लैंड सीलिंग से क्या, सबको इक्वल राइट, इक्वल इक्विटी के लिए लैंड सीलिंग की गई, मतलब इक्वल इक्वल जमीन दे दो सबको। लेकिन क्या ये फुली सर्व्ड हुआ? इक्विटी वाला गोल जो है वो नहीं हुआ। क्यों? उसके रीजंस देखते हैं। लीगल लूप होल्स है इसमें। कैसे? कुछ जमींदार ने क्या किया, खुद को सेल्फ कल्टीवेटर घोषित कर दिया और लैंड को खुद, और खुद उसका ओनरशिप क्लेम कर दी। ठीक है। दूसरा, ये जो लेगिस्लेशन था, मतलब ये जो कानून था लैंड सीलिंग का, इसने हर्डल्स फेस किए। कैसे? बड़े जमींदारों ने क्या किया, इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कोर्ट में चैलेंज होने से क्या, इम्प्लीमेंटेशन में डिले हुआ। उस डिले का फायदा उठा के इन्होंने क्या किया, जो जमीनें थी वो अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम कर दी। ठीक है। दूसरा, तो इस तरह क्या है, कई सारे लूप होल्स थे इस कानून में, जिनका बड़े जमींदारों ने अच्छा खुल के एक्सप्लोइट किया, उन लूप होल्स का यूज किया। अब ये लैंड रिफॉर्म कहाँ पर सक्सेस हुए? केरला और बंगाल में। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? पॉलिटिकल विल। यहाँ पे पॉलिटिकल विल जो है इतनी स्ट्रांग नहीं थी ये सब करने की, लेकिन केरला और बंगाल में लैंड सीलिंग सक्सेसफुल हुआ, बाकी सब में नहीं। तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या थे लैंड सीलिंग के? पहला था कि लीगल लूपहोल से। दूसरा क्या है, लेजिस्लेशन फेस्ड हर्डल, बड़े जमींदारों ने कोर्ट में केस कर दिया, इससे क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन में डिले हुआ। इस इम्प्लीमेंटेशन का उन जमींदारों से ने यूज करके क्या किया, अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पर वो जमीन ट्रांसफर कर दी।
अब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में जो दूसरा सुधार किया गया वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आज़ादी के समय 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, लेकिन टॉप प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर की। इसके रीजंस की बात करें क्यों थी? पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे, वही घिसे पिटे जो हम खेती के जो भी औजार थे या कहें कि जो सिस्टम था पुराना उसी का यूज़ कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उस समय कोई खास, और मानसून पर डिपेंडेंस, इरिगेशन फैसिलिटी इतनी नहीं। और ये जो स्टैग्नेशन था एग्रीकल्चर का, इसको तोड़ा किसने? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स इन सॉरी ये यहाँ आएगा, लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, किससे? HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ करके, स्पेशली राइस एंड व्हीट। ये HYV सीड्स क्या होते हैं? इनमें क्या किया जाता है, जो अच्छी क्वालिटी की, जैसे मान लो चावल है, हर आइटम है, इनकी जो अच्छी अच्छी खासियत है उसका क्या किया जाएगा, सॉरी, एक ही बीज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इन चारों की जो भी अच्छी अच्छी खासियत है उनका मिश्रण, उनको किस में ट्रांसफर कर दे? एक ही बीज में। इन्हें बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। वैसे जीनोम एडिटिंग, जीन एडिटिंग कहते हैं। और उससे जो भी सीड बनेगा उसे बोलते हैं HYV सीड्स। और ये क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगा इन सीड्स से। अब HYV सीड्स तो लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिए। उसके लिए दो चीज़ रिक्वायर्ड थी, पहला था फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड चाहिए थे, दूसरा रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए थी अगर आपको HYV सीड्स यूज़ करना है तो। और वन मोर इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, इनको अप्लाई करना था करेक्ट प्रपोर्शन में। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये ज़्यादा कर दोगे तो भी फसल खराब हो जाएगी, ये ज़्यादा कर दोगे, इसको कम कर दोगे तो भी फसल ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इन दोनों का एक करेक्ट प्रोपोर्शन में यूज़ करना था, ठीक है। तो फार्मर्स को इसके लिए क्या जरूरत थी? एक रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी की ज़रूरत थी, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत थी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए। तो क्या क्या इंतजाम किए गए? तो दो फेज चूज स्टार्ट किए गए ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। पहला फेज स्टार्ट किया गया मिड 1960 से मिड 1970 के मध्य तक। इसमें क्या किया, HYV सीड्स का यूज किया गया रिस्ट्रिक्टेड स्टेट में, जैसे पंजाब। अब बात आएगी यहाँ पे हरियाणा क्यों नहीं है, क्योंकि उस समय तक पंजाब का पार्ट था हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इनका प्राइमरीली बेनिफिट क्या हुआ, वीट ग्रोइंग रीजन्स को ही मिला HYV सीड्स का। बात करते हैं सेकंड फेज की। तो 1970 से 1980 के मिड में स्टार्ट हुआ। इसमें क्या किया, ज़्यादा स्टेट्स को इंक्लूड किया गया, HYV टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप में, ठीक है। सेकंड फेज में बेनिफिट की बात करें, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से बेनिफिट है, पहली बात तो इंडिया सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी हो गई फूड ग्रेन्स के मामले में इंडिया की। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। मैंने आपको वो USA वाला मूवमेंट बताया ना, फूड प्लस फूड होने लग गया था हमारे पास, ठीक है। जिससे क्या करें, गवर्नमेंट क्या करे, प्रोक्योर करने लगी किस चीज़ के लिए? फूड शॉर्टेज टाइम्स के लिए, आपातकाल सिचुएशंस के लिए हम प्रोक्योर करने लग गए थे। कौन खरीद रहा था? FCI वाले।
अभी भी तो खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ना, एचवाईवी वाली, इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व थे। जैसे डिस्पैरिटी होने लग गई थी स्मॉल और बड़े फार्मर्स में। छोटे फार्मर थोड़े से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन बड़े ज़मींदार से और ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे। दूसरा, पेस्ट अटैक्स का खतरा बढ़ गया था इन एचवाईवी क्रॉप्स के लिए। एचवाईवी सीड्स होते हैं, इन पर पेस्ट अटैक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या निकाला गया? और वी कैन से गवर्नमेंट केम इनटू पिक्चर। प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो उसका सॉल्यूशन कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट आई पिक्चर में, तो फाइनेंस प्रोवाइड करवाएगी छोटे फार्मर्स को, कि आप फाइनेंस लो, आप लोन वगैरह लो, लो इंटरेस्ट रेट पे, और अपनी खेती बाड़ी को बढ़ाओ। दूसरा, पेस्ट अटैक से बचने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, जो इन पेस्ट अटैक से बचाएंगे फसलों को। फाइनेंस के लिए जैसे एसबीआई जैसे बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए, और पेस्ट अटैक से बचने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का निर्माण किया गया। बात करते हैं सब्सिडीज को लेकर डिबेट जो चल रही है काफी समय से। अब सब्सिडीज क्या होता है? ये सब्सिडी इज ए फाइनेंशियल एडवांटेज और सपोर्ट given to institutions, individuals, generally by the government. This privilege is ordinarily either in the form of cash और टैक्स कट। सब्सिडी मतलब, मान लो कोई आइटम 100 की है, गवर्नमेंट बोलेगी कि आप इसको 80 में खरीद सकते हैं, 20 रुपए का, जो 20 रुपए हैं वो कौन देगा? सरकार देगी। ये है सब्सिडी। टैक्स कट की बात करें, मान लो जैसे आप, अब इकोनॉमिक्स में क्या करें, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे मान लो आपने लोन लिया है, और गवर्नमेंट क्या कहेगी, उस पे 7% इंटरेस्ट रेट है। गवर्नमेंट विल से कि 4% इंटरेस्ट रेट कौन भुगत लेगी? गवर्नमेंट, और 3% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट इस तरीके से भी हेल्प करती है। एम क्या है सब्सिडी प्रोवाइड करवाने का? प्रमोट दिस इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एज इट राइजेज द जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। लोगों को बेनिफिट हो इन सब चीज़ों से, ठीक है। और यहाँ पर मेनली सब्सिडी देने का मतलब है, लोग एचवाईवी टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन कर लेंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली कौन? फार्मर्स। अगर कोई टेक्नोलॉजी, जो सब्सिडी का कंसेप्ट समझो, गवर्नमेंट क्या कर चाहती है कि मान लो किसान है, वो एचवाईवी सीड्स यूज नहीं कर रहा, उसके 100 रीजन हो सकते हैं। एक तो प्राइस को लेकर के इशू है, दूसरा सस्पिशियस हो जाता है इजीली पर्सन कोई भी भारत में। उनको है ही कि कोई भी नई चीज लाओगे, वो एक बार इसको ना एकदम ऐसे शक की निगाह से जरूर देखेगा। तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी बड़ी चालू चीज है। गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे हैं भाई इतने अच्छे अच्छे, उन्होंने क्या किया, पहले ना इसको क्या करो, सस्ते में दो कोई भी मशीन, फिर इसको क्या हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। हैबिट हो जाएगी तो हम क्या कर लेंगे, वो विड्रॉ कर लेंगे जो अमाउंट गवर्नमेंट पे करेगी वो, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट लालच दे करके आपसे कुछ काम करवाना चाहती है, फिर आपको उस काम की आदत हो जाएगी, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, वो जो लालच दिया है उसको विड्रॉ कर लेंगे, उसे बोलते हैं सब्सिडी। आगे समझ? अच्छा। ये गवर्नमेंट का स्टाइल है काम करने का। अब
सब्सिडी को लेकर के क्या है कि अलग अलग इकोनॉमिक्स जो हैं उन सबके अलग अलग विचार हैं। जैसे कुछ इकोनॉमिक्स सोचते हैं कि, एक मिनट, तो कुछ इकोनॉमिक्स सोचते हैं कि एक बार टेक्नोलॉजी को प्रॉफिटेबल लगने लग गई, मतलब लोगों को लालच पड़ गया उस चीज़, देसी भाषा में, और वाइडली अडॉप्ट करने लग गई, उसका यूज़ करने लग गए पूरे अच्छे तरीके से, तो सब्सिडी को क्या करें, फेज्ड आउट कर दो, मतलब कि सब्सिडी को ख़त्म कर दो। क्योंकि जो हमारा पर्पस था लोगों को उस चीज़ की आदत लग जाने का, वो पूरा हो गया। और दूसरा कह रहे थे कि जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है, उससे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ को और बड़े-बड़े फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इन कंपैरिज़न टू छोटे किसानों के। दूसरी साइड वाले इकोनॉमिक्स की बात सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि सब्सिडी को कंटिन्यू करो। क्यों? क्योंकि फार्मिंग जो है एक रिस्की बिज़नेस है इंडिया में, और ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं किसान इंडिया में, वो क्या है, गरीब हैं। तो वो क्या, जो इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, जैसे खाद वगैरह, वो नहीं खरीद, या मशीनरीज़ हैं, वो नहीं खरीद सकते इतनी महँगी, इसलिए सब्सिडीज़ हमें देते रहना चाहिए। मतलब एक पक्ष कह रहा है कि सब्सिडी का अगर उनको लालच लग गया है, तो बस उनको खत्म, सब्सिडी हटा दो, खत्म कर दो। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, सब्सिडी को हमें कंटिन्यू करते रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो पुअर्स हैं। दूसरा, ये जो आजकल खेती वाला बिज़नेस जो है, ये बड़ा ही रिस्की बिज़नेस है। और वो कहते हैं कि एलि सब्सिडी खत्म कर देना कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है। इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी इंक्रीज़ होगी, किसके-किसके बीच में? अमीर और गरीब किसान के बीच में। और दूसरी बात, ये जो गोल है इक्विटी का, उसको भी वायलेट करता है। मतलब हम इक्विटी स्थापित नहीं कर पाएँगे, अगर हम सब्सिडीज़ को विथड्रॉ कर लेते हैं तो। तो देखो, इस सॉल्यूशन पर आप बड़ा गौर करना। आपको एग्ज़ाम में ऐसे सॉल्यूशन देने हैं। मान लो, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मान लो कि कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है सब्सिडी का। बड़ी-बड़ी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ और फार्मर्स को ही बेनिफिट हो रहा है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप छोटे किसानों को भूल जाओगे। वो लोग फ़ायदा ले रहे हैं, तो इन बेचारों को आप कोई फ़ायदा नहीं लेने दोगे। इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आप खत्म कर दो। ये कहते हैं कि आप क्या करो, ऐसा सिस्टम क्रिएट करो कि इनको जो फ़ायदा हो रहा था वो बंद हो जाए, और बेनिफिट, जो एक्चुअल बेनिफिट इनको मिलना चाहिए था, वो मिले। मतलब कि प्रॉब्लम से भाग जाना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही एक ब्यूरोक्रेट की निशानी है। यही काम आप करोगे वहाँ पर जाकर के, जब भी आप आईएएस बन जाओगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इस तरीके के सजेशन देने हैं, मतलब कि भागना नहीं है प्रॉब्लम से, बल्कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है।